डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसआर्थिया के बारे में। अब ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम डिसआर्थिया के बारे में बात करेंगे, उसके पीछे की वजह क्या होती है, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके सिम्टम, और बात करेंगे कि आखिर डिसआर्थिया होता क्या है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस करिए, बाजू में ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर ये डिसआर्थिया होता क्या है। सो फ्रेंड, डिसआर्थिया का मतलब होता है टंग पैरालिसिस, यानी आपकी जीभ में लकवा पड़ जाने की स्थिति को ही हम डिसआर्थिया कहते हैं। अभी किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि न्यूरोमोटर में अगर कोई डिसऑर्डर्स है, या ब्रेन में किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर है, या लेरेंजियल मसल्स है, या टंग मसल्स है, वहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उस वजह से आपको लकवा जो है जीभ का हो सकता है। ये पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। मतलब पार्शियल ऐसा होगा कि आप थोड़ा बहुत बोल पाएंगे, आप चीज़ों को ठीक से महसूस कर पाएंगे, लेकिन जो कंप्लीट पैरालिसिस होता है उसमें आप बिल्कुल भी बोल नहीं पाते हैं। आपकी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, आप बोलने में असमर्थ होंगे। ठीक करना कैसा पॉसिबल है या नहीं है तो वो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, किस वजह से आपको लकवा मार गया है आपकी जीभ में। वहाँ पर नर्व डैमेज है, या किसी तरीके का ट्रोमा है, ब्रेन में किसी तरीके की ट्यूमर है, या कोई पैरालिसिस वगैरह आपका किसी और बॉडी में हो गया है, या कोई भी अदर रीजन जैसे मसल वीकनेस की वजह से हुआ है, या किसी तरीके की चोट लग गई है उस वजह से हुआ है। तो कॉज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो जीभ का लकवा है वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि टंग पैरालिसिस आखिर होता क्या है। तो टंग पैरालिसिस लेरिंजियल मसल्स, या आपकी थ्रोट मसल्स, या आपकी जीभ की मसल्स अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गई है या पैरालाइज्ड हो गई है या लकवा मार गया है, उस कंडीशन को कहा जाता है। और ये इसके पीछे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नर्व डैमेज है, या नर्व की कोई डिफॉर्मिटीज़ है, ब्रेन से रिलेटेड है, या न्यूरोमोटर्स में कहीं पे डिफिकल्टीज है। तो ये डैमेज जो है ये डिफिकल्टी पैदा करता है आपकी वॉइस में, यानी कि आप ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं, आपका कंट्रोल नहीं होता है आपकी वॉइसिंग पे या स्पीच पे, और आपकी जो स्पीच होती है वो थोड़ा सा स्लरी टाइप होती है। मतलब आप हकला हकला के बोलते हैं या स्लरी बोलते हैं, कंप्लीट आप बोल नहीं पाते। समटाइम्स कुछ मेडिसिन होती हैं जो डिसआर्थिया को क्रिएट कर सकती हैं या प्रॉब्लम बढ़ा सकती हैं। डिसआर्थिया जो है या टंग पैरालिसिस है वो दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला होता है डेवलपमेंटल, जिसमें कि ये बर्थ से ही या इन्फेंट में पाया जाता है, जहां पर जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है वहीं पे कहीं पर ब्रेन से रिलेटेड कोई डिफॉर्मिटीज हो गई है, कहीं पे डैमेज हुआ है, या कोई सेरिब्रल पाल्सी के दौरान जैसे कि देखा जाता है, वैसी कंडीशन में बच्चों में, इन्फेंट्स में ये वाली कंडीशन होगी। और सेकेंड जो होता है वो होता है एक्वायर्ड डिसआर्थिया, और ये एडल्ट्स में होता है। इसके पीछे जैसे कि कभी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, नर्व डैमेज हुआ है, या ब्रेन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई है, या ब्रेन ट्यूमर हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, या पार्किंसन डिजीज के कंडीशन में डिसआर्थिया जो है हो सकता है। ये एक्वायर्ड होता है और एडल्ट्स में मोस्टली पाया जाता है। जिन भी लोगों को टंग पैरालिसिस होता है वो स्पीच जो होती है उसे समझ तो पाते हैं, लेकिन उन्हें बोलने में डिफिकल्टीज होती है। अब अगर आपको पैरालिसिस हो गया तो किस तरीके के साइन होंगे वहां पर। तो आपका जो साइन होते हैं टंग पैरालिसिस के वो बेस्ड होता है कि उसके पीछे की वजह क्या है, कॉजेज क्या है, और उसी हिसाब से जो है इसके साइंस होते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो आपकी टंग की मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी ट्रबलिंग होती है, उसमें वो टंग की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपरली वो अपने माउथ को ओपन नहीं कर पाते हैं, लिप्स को वो जो मूवमेंट होते हैं लिप्स के वो ठीक से नहीं हो पाते हैं, और बोलने में उन्हें थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसके साथ ही साथ अगर नर्व डैमेज वहां पर हुआ है तो वहां पर उनको नमनेस होगी, बहुत ही ज्यादा ठंडा गर्म उन्हें महसूस होगा, टिंगलिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होंगे, पेन होगा। जब भी कभी जो उनकी लेरिंजियल मसल्स होती है वहां पर इस तरीके के सिम्टम जो है पेशेंट को देखने को मिल जाते हैं। स्लो स्पीच होगी, स्लर्ड स्पीच होगी, जब भी वो कुछ बोलेंगे तो वो अटक अटक के बोलेंगे, प्रॉपरली वो ठीक से बोल नहीं पाएंगे, बहुत ही ज्यादा मम्बलिंग टाइप ऑफ स्पीच होगी, बोलने में उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, हॉर्सनेस होगी, और जब भी वो बोलेंगे तो ब्रीथी स्पीच होगी, जैसे जब भी बोल रहे हैं तो
ऐसे सांस अंदर बाहर हो रही है, उस तरीके से उनकी वॉइस जो है, स्पीच जो है वो बाहर आएगी। इसके अलावा उनमें डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग यानी कि डिस्फेजिया की कंडीशन होगी ड्यू टू द पैरालिसिस इन द लेरेंजियल मसल्स, यानी कि उनको कुछ भी निगलने में या कुछ भी खाने में परेशानी होगी, क्योंकि जो उनकी लेरेंजियल मसल्स होगी वहां पर भी उन्हें पैरालिसिस होता है और वहां की जो मसल्स है वहां का कंट्रोल प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। वोकल ट्रेमर्स हो सकते हैं, इनवॉलेंट्री ट्विचिंग होंगी, मसल स्पाज्म होंगे जो जॉ मसल्स के या लिप्स के या थ्रोट के, तो वहां पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, वहां पर स्पाज्म होंगे, वहां पर ट्विचिंग टाइप्स ऑफ सेंसेशन होंगे, पेशेंट को ड्रूलिंग होगी, जो उनकी सलाइवा है वो किसी भी कॉर्नर से निकलती रहेगी हमेशा। ये थे उसके सिम्टम। कारण की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको टंग पैरालिसिस होती है। सबसे पहले तो होता है ट्रॉमा। अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है, एक्सीडेंटल चोट है या नेक में कोई चोट लग जाती है, ब्रेन इंजुरी है या स्कल फ्रैक्चर हो गया है, इसके अलावा न्यूरोसर्जिकली जो ऑपरेशंस होते हैं उसके दौरान किसी तरीके की कोई जैसे पोस्ट ऑपरेटिव ट्रॉमाज होते हैं उसमें, या फिर क्रोनिक एंसेफेलोपैथी अगर हो गई है तो वहां पर यानी कि ट्रॉमा जो कंडीशन होती है वहां पर ये सिचुएशन हो सकती है। इन्फेक्शंस होते हैं जो आपकी टंग पैरालिसिस को क्रिएट कर सकते हैं, ये कॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियोमाइलाइटिस, कोविड-19 जो भी कोविड हुआ था या कोरोना वायरस जो हुआ था उसमें भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में, या फिर क्रोनिक एंसेफेलाइटिस की कंडीशन में, या फिर एड्स की कंडीशन में। तो इस तरीके की कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो टंग पैरालिसिस को क्रिएट कर सकते हैं। डीजनरेटिव डिजीजेस भी एक कारण हो सकता है जिसमें कि आपको पार्किंसन डिजीज होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं या इस तरीके की चीजें होती हैं जिसमें कि पैरालिसिस हो सकता है, जैसे अटेक्सिया हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गई, डिमेंशिया हो गया। तो इस तरीके की डीजनरेटिव डिजीजेस में भी आपको टंग पैरालिसिस जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंजेनाइटल भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहले बताया था जब डेवलपमेंटल डिसआर्ट्रिया होता है तो वहां पर इन्फेंट्स में होता है ड्यूरिंग द बर्थ या फिर बर्थ के बाद, जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है उसी दौरान उनको ये वाली सिम्टम्स जो है या इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी अगर हो गई है तो उस कंडीशन में बच्चों में कंजेनाइटली टंग पैरालिसिस जो है देखने को मिल सकती है। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटोइम्यून सिंड्रोम, गुलेन-बार सिंड्रोम, तो इस कंडीशन में भी पैरालिसिस जो है देखने को मिल सकता है। वास्कुलर डिजीजेस जैसे कि स्ट्रोक कंडीशन में भी पैरालिसिस जैसे सिम्टम हो सकते हैं। नियोप्लास्टिक डिजीजेस जैसे कि ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम या सेरिबेरम में कहीं पर ट्यूमर हो गया है तो वहां पर भी आपको टंग पैरालिसिस जो है देखने को मिल सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जैसे कि सीजर्स हो जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फिट्स आते हैं, झटके आते हैं। हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में जहाँ पे आपके ब्रेन में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। सार्कोइडोसिस की कंडीशन में, तो इस तरीके की कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं जहाँ पर आपको टंग पैरालिसिस मिल सकता है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस भी होती हैं जैसे कि बेल्स पाल्सी की कंडीशन में, माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में भी आपको टंग पैरालिसिस जो है हो सकता है। पैरालिसिस की कंडीशन में कॉज तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। जैसे कि हम हेल्थी डाइट हमें लेना चाहिए, एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, मेडिटेशन हमें करना चाहिए, स्ट्रेस को जो है मैनेज करके चलना चाहिए, गुड स्लीप साइकिल्स होनी चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन आपका होना चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, कैफीन ज़्यादा अगर आप लेते हैं या निकोटीन आप लेते हैं उसे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी ड्रग नहीं लेनी चाहिए जब तक कि कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग जैसे होता है ना, दोस्त यार मिलते हैं, एक ने स्मोक किया फिर वही जो है सेकेंड पर्सन भी स्मोक करता है, तो इस तरीके से आपको ऐसे सेकेंड हैंड जो स्मोकिंग होती है उसे अवॉइड करना चाहिए, और एल्कोहल को भी आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ प्रिवेंशन आप जो है कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। टंग पैरालिसिस की कंडीशन में आपको मैं 3 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है कॉस्टिकम, और ये बॉडी में कहीं पे भी मसल वीकनेस है या पैरालिसिस की कंडीशन है वहां पे बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। 200 पावर में आपको लेना है, दिन में एक बार सिर्फ आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। खाली पेट आपको इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको ले लेनी है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन है क्यूप्रम मेटिलिकम, इसे भी 200 पावर में आपको लेना है और दिन में 2 बार इस मेडिसिन का आपको सेवन करना है। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है म्यूरेटिक
एसिडिकम। म्यूरेटिक एसिडिकम जो मेडिसिन है ये भी पैरालिसिस के कंडीशन में, स्पेशली टंग पैरालिसिस में या जीभ के लकवे में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इसे भी 200 पावर में दिन में 2 बार आपको लेना चाहिए। ये तीनों ही होम्योपैथी मेडिसिन को आप टंग पैरालिसिस की कंडीशन में ले सकते हैं। टंग पैरालिसिस जो है एक तरीके की सीवियर कंडीशन है जिसको इलाज करना बहुत थोड़ा मुश्किल जाता है। सिर्फ इतनी मेडिसिन मैंने आपको बता दी और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। एक्सपर्ट की सलाह, एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कॉजेज़ बताए इससे भी कई ज़्यादा कॉजेज़ हो सकते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसको हमें डायग्नोज करना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रॉपरली किस वजह से आपको ये सिम्टम आया है या टंग पैरालिसिस हुई है वो जानना ज़रूरी है, और अंडरलाइन कॉजेज़ को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो वीडियोज़ होती हैं ये जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि भाई किस तरीके की प्रॉब्लम है और उसमें किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।